सुनो मेरी बात, चलो अपन कर लेते हैं। पहले बताओ इनऑर्गेनिक मॉडल बता दिया था मैंने, बनवाया था ना, अपवाद था, एक्सेप्शनल केस था, याद है कि भूलभाल गए? द्विध्रुवागुण म्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था? म्यू बराबर क्यू इनटू डी से था, लेकिन अंडर रूट करके निकालना सीखा था। म्यू बराबर अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू cos थीटा। याद है कि नहीं है? तो बहुत सारे केस पढ़ाए थे मैंने आपको कि अगर 120 डिग्री का एंगल हो तो क्या होगा, और पूरे बताए थे कि नहीं बताए थे? बताना इसमें क्या होगा म्यू का मान, इसमें PCL 5 में म्यू बराबर क्या आएगा? 0। वैल्यू याद है कि भूलभाल गए? SP संकरण की आकृति रेखीय, बंद कोण 180 डिग्री, SP2 की 120 डिग्री त्रिकोणीय समतलीय, SP3 की चतुष्फलकीय, बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है बेटा, गिट लगाइए बीच वाला। DS अच्छा SP3D की SP3D त्रिकोणीय दो पिरामिडाकार, दो तो कितने के थे? ये वाले तो 90 डिग्री के थे, बाकी ये वाले याद है कि भूल वाले? अच्छा फिर बताओ SP3D2 अष्टबल के, बहुत बढ़िया, सारे के सारे बंद कोण 90 डिग्री के, वेरी गुड। SP3D3 पंचकोणीय दो पिरामिडाकार, रिंग वाले कितने के थे? 72 डिग्री, वेरी गुड, और ये वाले 90 डिग्री, शाबाश। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, मैंने VSEPR पढ़ाया था, किसने दिया था VSEPR? ग्लेस्पी और नायलॉन में, क्लियर है यहाँ तक की बात? नायलॉन नहीं, नायलॉन 66 अलग है, वो तो उससे बनता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल की अभिक्रिया से। चलो सुनो मेरी बात, इधर देखो। अच्छा VSEPR का पहला पॉइंट क्या था? हाँ राज बताएगा, राज नाम तो सुना ही होगा। हाँ राज, VSEPR का पहला पॉइंट क्या था? संयुक्ता बंध इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत का पहला अभिग्रहित क्या था? मेरा कॉमेंट है। बॉन्ड पेयर होते हैं तब तक आकृति कैसी रहती है? सममित रहती है, उसमें कोई भी विकृति नहीं आती, अर्थात संकरण के अनुसार होती है। ये वाली बात करनी थी, और मैंने आपसे कहा था बेटा देखो सेकंड यूनिट को ध्यान से लेना, ठीक है? तो आपकी जो रहती है ना, आप कहोगे इनऑर्गेनिक रहती है, इनऑर्गेनिक करा दूंगा, जो फिजिकल कह रहे हो करा देंगे, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है ना? कोई ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है अपन, ठीक है? करा दूंगा, इस ब्लॉक पूरा करा दूंगा, सब करा दूंगा, पर इस यूनिट को अच्छे से याद। दूसरा अभिग्रहित क्या था? लोन पेयर उपस्थित होते हैं तो आकृति विकृत हो जाती है। अच्छा ठीक है, विकृत वाले केस सुनते हैं। पहला संकरण अगर n बराबर 2 आता है तो SP था, SP में रेखीय था 180 डिग्री, कोई भी लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का केस नहीं था। दूसरा केस क्या था? SP2 3+0 पर आकृति कैसी थी? त्रिकोणीय समतलीय, और 2+1 पर V शेप। याद आई नहीं आई? अच्छा ठीक है, उसके बाद SP3 संकरण था। SP3 संकरण की कहानी बताओ। 4+0 चतुष्फलकीय था। अच्छा 3+1 पिरामिडाकार, शाबाश। 2+2 जल वाला अणु का उदाहरण आ जाता है। फिर आते हैं अपन SP3D में। SP3D में 5+0 नॉर्मल केस था, 4+1 राज 4+0 पर के शेप, वेरी गुड। 3+2 पर वेरी गुड, और 2+3 पर और आई शेप। SP3D2 में 6+0 पर अष्टफलकीय, 5+1 में वर्गाकार पिरामिडीय, ठीक है? अच्छा 4+2 में वर्गाकार, याद रखो बेटा, तुमने पढ़ाई नहीं करी, इसका मतलब बेटा सुनो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा अगला बताओ, उसके बाद SP3D2 हो गया अपना। SP3D3 में 7+0 पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, 6+1 क्या? विकृत अष्टफलकीय। अच्छा और अरे यार बड़ी समस्या है जिंदगी में, आदमी बात माने तो दिक्कत, नहीं हो तो दिक्कत। हाँ 5+2 समतलीय पंचकोणीय, ये था अभिग्रहित। अच्छा अभिग्रहित तीसरा क्या कह रहा था? अभिग्रहित तीसरा ये वाला था, विद्युत ऋणता वाला था या द्विबंध वाला था? चलो जो भी था, एक ये वाला था कि एकल बंध की तुलना में द्विबंध ज्यादा स्थान गिरता है। फिर एक बंद कोण वाला था कि नहीं था? बंद कोण में अपन ने कैसे निकाला था? पहले तो सबसे पहले संकरण देखना था, SP, SP2 और SP3। अगर संकरण एक जैसा है तो उसके बाद लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल
घटेगा। उसके बाद क्या देखते थे, विद्युत ऋणता। अगर लॉन पेयर एक हो तो विद्युत ऋणता। केंद्रीय परमाणु और चारों तरफ सेंट्रल एटम और सराउंडिंग। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, शाबाश। और केंद्रीय परमाणु की अगर कम होगी तो घटेगा। क्लियर है, बंद कोण का मान घटेगा। ये पढ़ लिया था अपन ने। उसके बाद फिर अपन ने क्या पढ़ा था, अणु कक्षक आरेख। याद करो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अणु कक्षक आरेख में अपन ने क्या पढ़ा था, जब परमाणुवीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? आज जो आणविक परमाणुवीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं उनकी ऊर्जा एक जैसी होनी चाहिए, उनकी सममिति सिमेट्री कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो 3 प्रकार के कक्षक बने थे। एक तो जिसकी ऊर्जा सबसे कम, क्या नाम था उसका, सिग्मा बनेस तो था, लेकिन बेटा ऐसे होता बंदी अबंदी या प्रतिबंधी, बंदी। जिसकी सबसे ज्यादा थी प्रतिबंधी, और जिसकी बराबर थी अबंदी। याद करो, बंदी अणुकक्षक, अबंदी अणुकक्षक और प्रतिबंधी अणुकक्षक बनाए थे अपन ने। बंदी अणुकक्षक के कारण ऊर्जा का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और जब ऊर्जा कम होती है तो स्थायित्व याद है ना। अच्छा, अपन ने वहां तक बनाई थी नाइट्रोजन तक के, ट्रिक सिखाई थी 14 पे 3, याद है कि नहीं याद है? फिर 15 पे 2.5, यू कहा था 14 पे 3, इधर चलो 2.5 कम और इधर चलो 2.5 कम। 14 पे 3, 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे, याद है कि नहीं याद है पूरा का पूरा? इस तरीके से अपन ने पूरा का पूरा सॉल्व किया था क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। फिर अपन ने वो बनाया था, इधर देखो अणुकक्षक आरेख बनाया था। नाइट्रोजन तक कैसे बनाए थे, ठीक है, ऐसे बनाया था ना। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, 1s2, 2s2, 2p3, याद है कि नहीं याद है? 1s2, 2s2 और 2p। तो ऐसे बनाया था, इसका 1s और इसका 1s, ऐसे बना था। क्या नाम हो गया इसका, सिग्मा 1s, और इसका सिग्मा 1s। इधर कौन सा था, 2s, और इधर भी कौन सा था, 2s, और इधर कौन सा था, 2s, और ऊपर सिग्मा 2s स्टार, याद है कि बोल रही है। फिर इधर कौन सा था, 2p, और इधर भी क्या था, 2p, और क्या था, 1 2 1 2। एक्चुअली क्या है बेटा, यहाँ पे ना sp मिक्सिंग हो जाती है, ये s कक्षक और ये p कक्षक आपस में मिल जाते हैं, और इस sp की मिक्सिंग होने से, आपस में मिलने से ये ऐसा होता है। जबकि नाइट्रोजन वालों में ना पूछ लेता है वो कई बार, जबकि नाइट्रोजन के आगे वाले जो है ना उनमें s और p आपस में मिल नहीं पाते। यहाँ पर s और p है, जैसे ये 1s कक्षक हो गया, ये 2s हो गया, और ये 2p हो गया, तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है ना, ऊर्जा अंतराल, वो कम होता है, तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे आता है। जबकि नाइट्रोजन के बाद वालों में ये 1s है, ये 2s है, और ये 2p है, ये मिक्सिंग नहीं हो पाती, ये मिक्सिंग नहीं हो पाती, तो ये 2 ऊपर चला जाता है और ये 1 नीचे। तो कई बार वाइवा होता है जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह, तो वहाँ पर पूछ लेता है कि ऐसा क्यों बनता है, तो आप आंसर दे देना, क्योंकि sp मिक्सिंग, नाइट्रोजन तक तो sp मिक्सिंग हो जाती है, s और p कक्षक आपस में मिल जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन के बाद sp मिक्सिंग नहीं होती है। देखो इधर ये बना लिया था, याद है सबको? इसका नाम क्या था, पाई 2p, x बराबर पाई 2p y, और इसका सिग्मा 2p, और आपको बताया था यहाँ पर z एक्सिस क्यों लिए, जब कोई भी अक्ष नहीं दी होती तो मुख्य अक्ष z अक्ष बनती है। अपन ने अतिव्यापन पढ़ा था, याद है कि बोलो? हाँ जी, ओवरलैपिंग पढ़ी थी। राज, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए राज, है राज, जो भी कसमें खाई थी हमने, जो विवाद किए थे हमने। सिमरन, सिमरन नाम है। हेलो, हाँ जी, लौट के कब आएंगे, लौट के कब आएंगे? देखो फिर मत कहना आप कभी मेरे से, आज मान लिया मैं आप घर चल रहा हूँ, ठीक है? हाँ तो अब तो रुको तो सही, 2:15 तो 2:15 पे चलते हैं ना, अब जेके कॉलेज से तो फ्री हो जाना। अरे आज आया था, आप बुलाया था, अभी चल रहे हैं तो आधे घंटे में चल रहे हैं, तैयार हो, सामान तो पैक कर लो। तो मैं तो पहुंच जाऊं, 2:15 पे आके फोन कर दूंगा, तो आप तो तैयार हो जाओ, सामान तो रख लो। अरे तुमसे कह तो थी। देखो ये बनाया था, फिर अपन ने इलेक्ट्रॉन भरे थे, बंद क्रम निकाला था। बंद क्रम निकालने का फॉर्मूला क्या था,
प्रतिबंधी अणुकक्षक माइनस बंधी अणुकक्षक अपॉन में 2 ऐसे निकाले थे ना अपन ने सारे के सारे करके, और पूरा का पूरा मामला सॉल्व किया था अपन ने। चलो ठीक है। अच्छा sp मिक्सिंग हो रहा था नाइट्रोजन के बाद वाले में 1 2 और 2 1, ऐसी आ रही थी ना कहानी। अरे हाँ यार आप बोल दिया करो, फिर अपन निकाल दिया। अच्छा CO मॉलिक्यूल में क्या हो गया था, CO वाले में ये वाला ऊपर चला गया था और ये दोनों नीचे आ गए थे, याद है ना अपन ने इस तरीके से पूरा किया था। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, द्विध्रुवागुण डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? द्विध्रुवागुण अपन ने क्या पढ़ा था, म्यू बराबर Q इंटू टी, और फिर इसमें अपन ने बहुत सारे केस पढ़े थे। म्यू बराबर क्या पढ़ा था, म्यू1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा। क्लियर है? म्यू बराबर अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा। अपन ने सॉल्व किए थे इसके क्वेश्चन। फिर अब चलो, अब अपनी कौन सी यूनिट स्टार्ट हुई थी, ये पूरा है। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो ध्यान से, यूनिट सेकंड को बहुत अच्छे से तैयार करो, ठीक है? अब देखो एस ब्लॉक तत्व यूनिट थर्ड एस ब्लॉक तत्व, ठीक है? एस ब्लॉक तत्व में सबसे पहले जो आगे आती है वो कौन सी धातु है, क्षार धातु है, और फिर आगे आती है वो क्षारीय मृदा धातु, क्षार धातु, और दूसरी कौन सी है, क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल। क्लियर है यहाँ तक की बात? देखो क्षारीय धातु कौन कौन सी है लिखते चलो, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और वैसे मोबाइल होना नहीं चाहिए आदमी की जिंदगी में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है ना? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये रहे सारे के सारे। इधर इसको मत लिखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, 36, 14 और 86, ठीक है? इसका है 3, इसका है 11, इसका है 19, इसका है 37, इसका है 55 और इसका है 87, ठीक है ना? इसका 3 तो इसका 4, 12, 20, 38, 56, 88, ये लो। ये सारी की सारी कौन सी धातु है, क्षारीय धातु है, ठीक है? ये क्षारीय धातु है, और ये वाली सारी कौन सी है, क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है? इन सब के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NS1, और इन सब का क्या है, NH2। ये सब +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और ये सब +2, मतलब क्षारीय धातु वाले केवल 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं और क्षारीय मृदा धातु वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, ठीक है? लिख लिए? चलो हेडिंग करो, चलो एक एक करके पढ़ते। सिलेबस है क्या? सिलेबस रखना बंद कर दिया, मैंने इतना सुना के आदत डाली, किसी पे नहीं है? कहाँ है सिलेबस, कहाँ है? मोबाइल सब पे होंगे, बड़े बड़े मोबाइल लगा के चप्पल से। इधर बेटा यार इधर बैक कर, टेंशन होने वाला तो पढ़ाई देते हैं यार, परेशान नहीं होते, खुश रहो। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट कंपैरेटिव स्टडी डायगोनल रिलेशनशिप सारे फीचर ऑफ हाइड्राइड्स देयर फंक्शन बायोसिस्टम, ठीक हो जाए, कोई दिक्कत। इसमें से यही क्वेश्चन आता है, पता है आपको। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली हेडिंग लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें सबसे पहली हेडिंग लिखो क्षारीय धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहली हेडिंग लिखो क्षारीय धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षारीय धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ये लिखे हुए अपने आगे,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। देखो लिखना होगा भैया, देखो हाइड्रोजन हीलियम नंबर कितना है इसका 3, 11, 19, 37, 55 और 87। क्लियर है अंदर के बाद। इसके बाद याद लिख लो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। क्लियर है अंदर के बाद। इसका कितना है 2, इसका कितना है 10, इसका कितना हो गया 18, इसका कितना हो गया 36, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। और इसका कितना है, कुछ जरा गलती थोड़ी हुई है उससे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन नहीं है, हीलियम रह गया ना, एक आगे लिख दिया है मैंने। देखो इसका है हीलियम, अब सही है। नियॉन अब लिखना शुरू कर दो, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद ज़ीनॉन, ज़ीनॉन के बाद रेडॉन। ये अब हो गया काम। 2, 10, 18, 36, 54 और 86। इसका हो जाएगा 2s1, इसका क्या हो जाएगा 3s1, इसका 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। ये लो लिख लो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। हीलियम तक तो वही हो जाएगा नॉर्मल, यहाँ तक के इसके आगे 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। अर्थात क्षारीय धातुओं के भाइतम कोश में लिख लो, अर्थात क्षारीय धातुओं के भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। देखो सब में 1, अर्थात क्षारीय धातुओं के भाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अर्थात क्षारीय धातुओं के भाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अर्थात क्षारीय धातुओं के भाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। लिख लिया है। अर्थात ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या आपको सब पता है, NaCl तो बनता है लेकिन कभी भी NaCl2 नहीं बनता। देख लो यही कारण है कि NaCl, क्योंकि NaCl2 देखो NaCl बनेगा तो NaCl में Na की संयोजकता कितनी है, Na+ और NaCl2 में 2 को यहाँ ले जाओ तो क्या आ गई Na+2। और आपको पता है Na+2 कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि इन सबके भाइतम कोशों में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनका विन्यास अक्रिय गैस विन्यास के समान हो जाता है। और अक्रिय गैस विन्यास कैसा विन्यास है, स्थायी विन्यास है। और स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। लेकिन देखो कोई यूं गए गुरुजी यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो भैया निकल जाएगा। इस पर तुम बहुत ज्यादा तापमान लगा दो, सूरज के पास ले जाओ, लेकिन अपनी जो बात चल रही है ना वो चल रही है प्रयोगशाला के अंदर। क्या प्रयोगशाला के अंदर मैं इतना उच्च तापमान उत्पन्न कर सकता हूँ? क्या जेके कॉलेज की प्रयोगशाला के अंदर 10,000 डिग्री सेल्सियस तापमान, इसके नीचे ही केमिस्ट्री लैब है, ये इसके नीचे क्लासरूम और उसके नीचे केमिस्ट्री लैब। और केमिस्ट्री लैब में अगर 10,000 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दिया तो समझ गए ना। तो हमेशा वो बातें करनी है जो प्रयोगशाला में उत्पन्न हो सके। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो इन सब की +1 ऑक्सीकरण अवस्था इसीलिए होती है क्योंकि भाइतम कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनका विन्यास अक्रिय गैस विन्यास के समान हो जाता है। और अक्रिय गैस आप सबको पता है, ये विन्यास अपने आप में कैसा विन्यास, लिखना मत, ये विन्यास अपने आप में कैसा विन्यास है, स्थायी विन्यास है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, लिख लिया। NaCl तो बनता है लेकिन यही कारण है कि NaCl तो बनता है लेकिन NaCl2 नहीं बनता। यही कारण है कि NaCl तो बनता है, यही कारण है कि NaCl तो बनता है लेकिन NaCl2 नहीं बनता है। लिख लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षारीय
मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो बेटा बोर्ड पर से ये क्या हो जाएगा इस बार 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 और 7s2। ये लो, इसका मतलब आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बेटा आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा वो लिखा हुआ है, देखो आप NS2। समझ में आ गई बात? अर्थात इनके आयतन कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात इनके आयतन कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात इनके आयतन कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एवं ये 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं एवं ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एवं ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद विन्यास कैसा हो जाएगा? अक्रिय गैस विन्यास या स्थायी हो जाएगा। एवं ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यही कारण है कि MgCl2, यही कारण है कि MgCl2, यही कारण है कि MgCl2, CaCl2, यही कारण है कि MgCl2, CaCl2 आदि तो बनते हैं। MgCl2, CaCl2 समझ गए ना? मैग्नीशियम पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो +2 और कैल्शियम पर 2 आ जाएंगे तो +2। यही कारण है कि MgCl2 एवं CaCl2 तो बनते हैं, लेकिन MgCl व CaCl नहीं बनते हैं। लेकिन MgCl व CaCl नहीं बनते हैं। MgCl व CaCl नहीं बनते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा अब चलो, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला है, क्योंकि आगे कंपैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन करना है दोनों का, तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है। सबसे नेक्स्ट बेटा आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा। पहली बात तो आयनन ऊर्जा होती क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? देखो बेटा ध्यान से देखो, इधर समझाता हूँ। कोई भी जो परमाणु है, एटम है, उस एटम के केंद्र में नाभिक होता है, आप सबको पता है। और नाभिक के अंदर कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। P से प्रोटॉन है, N से न्यूट्रॉन। और इसके बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इसके बाहर वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर लगातार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो देखो, ये सबसे आंतरिक कोश है पहला, फिर ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है और ये चौथा कोश है। मतलब ये रहा 4, मतलब ये कैल्शियम होगा, या फिर चौथा कोश है तो ये चौथे केस में कैल्शियम है, या फिर क्या होगा? पोटेशियम। क्लियर है ना? समझ में आ गया? अगर 5वां लगा देता तो 5वें में क्या चला जाता? स्ट्रोंशियम, या फिर उधर रुबिडियम। तो अभी मैंने इसमें 4 बनाए हैं, 1 2 3 और 4। अब बेटा देखो सुनो, वैसे तुम्हें इसकी जगह ना आयरन ऊर्जा की जगह काटो मत, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो परमाणुकीय त्रिज्या, काटना मत इसे। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो परमाणुकीय त्रिज्या, सेट कर दूंगा अपने आप ही दोनों को एक साथ। परमाणुकीय त्रिज्या, परमाणुकीय त्रिज्या, परमाणुकीय त्रिज्या। तो परमाणुकीय त्रिज्या क्या होती है? नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में मतलब ये वाला सबसे बाहर होगा, नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के जो मध्य की दूरी होती है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से लेकर नाभिक के मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं? परमाणुकीय त्रिज्या कहते हैं। ठीक है,
ये दूरी जितनी ज्यादा होगी त्रिज्या का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। देखो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी को, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी को ही, वह नाभिक के मध्य की दूरी को ही परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। वह नाभिक के मध्य की दूरी को ही परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। नाभिक के मध्य की दूरी को ही परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो इसका मान दो प्रभावों पर निर्भर करता है। इसका मान दो प्रभावों पर निर्भर करता है। इसका मान दो प्रभावों पर निर्भर करता है। स्मॉल ए हेडिंग लिखो, स्मॉल ए हेडिंग लिखो, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है लिखो इसमें, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। भाई इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है अंदर वाले पर, और बाहर वाले भी इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव को क्या करेगा, आकर्षित करेगा ना, राज आकर्षित करेगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और क्या लिखा है, और आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल ही, लगने वाला प्रतिकर्षण बल ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। प्रतिकर्षण के कारण दूरियां बढ़ती हैं या घटती हैं, दूरियां बढ़ती हैं। फलस्वरूप परमाणुवीय त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप परमाणुवीय त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप परमाणुवीय त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। क्लियर है आता की बात। फलस्वरूप परमाणुवीय त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग को दूसरा प्रभाव है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरी हेडिंग है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है बेटा, नाभिक के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और बाहर कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और आकर्षण के कारण आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो एक से तो आकार बढ़ेगा और एक से आकार घटेगा। देखो बेटा, नाभिक के प्रोटॉन, नाभिक के प्रोटॉन व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य, नाभिक के प्रोटॉन व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य, वह बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही, के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। लगने वाला आकर्षण बल ही प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल कहलाता है। इसके कारण आकार के मान में इसके कारण आकार के मान में कमी होती है। इसके कारण आकार के मान में कमी होती है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। मतलब दोनों प्रभाव एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ठीक है, फिर अगली लाइन से देखो, पैराग्राफ से देखो, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, देखो